अगर नीतीश कुमार अड़ गए कि हमको 110 सीटें चाहिए, 115 सीटें चाहिए, तो ऐसे में भाजपा के लिए फिर अपने दम पे 100 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। जीतन राम मांझी को कितना बड़ा लाभ होगा? जीतन राम मांझी खुद मंत्री है केंद्र में, बेटा एमएलसी है, बिहार सरकार में मंत्री है, समधन जो है उनकी एमएलए है, अब बेटे की वाइफ भी एमएलए बन गई। अब अगले उसमें जो अभी चुनाव होगा बिहार विधानसभा में, तो मोर पावर जो है, ज्यादा पावर को और ग्रैब करने के लिए वो क्या करेंगे कि अपने दामाद को कहीं से टिकट दिलवाएंगे, कि उनको भी एक दे दो। अमित शाह को डिफेंड करने के फायदा तो होगा ना, कि भाजपा से 1-2 सीट तो छुड़वा सकते हैं ना अपनी फैमिली को लिए। नीतीश कुमार की चुप्पी से लोग ज्यादा परेशान हैं, कि कभी को लोग कुछ लोग कहते हैं बहुत बीमार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो भूल जा रहे हैं, कुछ लोग अफवाह ये भी उड़ा रहे हैं, जो खासकर के लोग इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हो जाते हैं, वो तो किसी को पहचानने हम्म से भी इंकार कर देते हैं। कभी कहते थे कि मिट जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे, अब हम्म कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। तो जिस समय हम्म कहते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो जो बोल रहे थे उसका उलट फैसला उन्होंने ले लिया। अब कह रहे हैं कि हम्म। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ फैसला ले सकते हैं। संसद का लोकसभा सत्र, शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। गहमा गहमी के बीच चर्चा में संविधान और अंबेडकर रहे हैं और अभी भी अमित शाह के बयान पे देश भर में प्रतिरोध जारी है। अब चलिए जरा विधानसभा चुनाव की ओर मुड़ते हैं। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और 25 में ही अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। क्या एनडीए में सब ठीक ठाक है? अभी एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने यह कहा कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, चुनाव के बाद तय होगा। महाराष्ट्र में जो हालत हुआ वो आपने देख ही लिया। जो मुख्यमंत्री थे शिंदे वो बाहर चले गए और फडणवीस अंदर आ गए। ये बिहार पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट स्टेट है और जैसे अमित शाह का बयान आया, एनडीए की आनंद फानंद में बैठक हुई और एनडीए के तमाम नेताओं ने पटना में कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। क्या सब ठीक ठाक है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। संजीव पांडे साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार के रहने वाले भी हैं, बिहार की राजनीति से बखूबी परिचित हैं और बिहार आजादी के बाद से ही बहुत कम समय ऐसा रहा होगा जहां किसी की बहुमत की सरकार रही होगी। घालमेल, तोड़ जोड़, गठबंधन की सरकार लगातार वहां बनती रहती है। संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या चल रहा है सर बिहार में? देखिए, जो अमित शाह जी ने जो एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जो बयान दिया था कि ये सब पब्लिक में डिस्कशन की बात नहीं होती और मुख्यमंत्री का क्या फैसला होगा, आप लोग सिर्फ हेडिंग्स बनाने के लिए कोई सवाल पूछ लेते हो क्योंकि आपको खबर चाहिए, तो ये सब सारी चीजें बाद में ये सब देखी जाएगी। मीन्स की जो सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होगा और लड़ा जाएगा और वही अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो पिछले लगभग गठबंधन में जितनी बार भी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बनी है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहा है उससे अलग जी। अलग ये सारा स्टैंड जो है वो उन्होंने अमित शाह जी ने अपनाया है। तो उससे ये मुझे लग रहा है जहां तक कि उसके बाद एक हलचल सी मची। इस बीच बिहार से भी एक खबर आ गई, बिहार से ये खबर आ गई कि नीतीश कुमार जी कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों से, सरकारी कार्यक्रमों से वो दूरी बनाए हुए हैं और जहां तक ये जानकारी आई कि इन्वेस्टमेंट समिट में भी वो नहीं पहुंचे। उनकी एक यात्रा होनी थी जो अब प्रगति यात्रा के रूप में जानी जाती है, पहले महिला संवाद यात्रा के रूप में उनकी यात्रा होनी थी, तो वो यात्रा भी फिलहाल अभी टल गई है। तो ये सारे कवायद के बीच एक कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है दोबारा कुछ खेल करने वाले हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जब नीतीश कुमार पब्लिक मंचों से और पब्लिक में जब कुछ जो बोलते हैं, वो हम्म बोलते हुए उसका उलट कर देते हैं। जैसे कभी कहते थे कि मिट जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे, अब हम्म कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। तो जिस समय हम्म कहते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो जो बोल रहे थे उसका उलट फैसला उन्होंने ले लिया। अब कह रहे हैं कि हम्म हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि
कुछ फैसला ले सकते हैं। तो ये जो सारी स्थितियां जो पैदा हुई और इसी बीच जो बाबा साहब को लेकर जो विवाद एक उत्पन्न हुआ और अमित शाह जी को डिफेंसिव होना पड़ा, तो उस दौरान क्या हुआ कि उस डिफेंसिव होने के बाद कल आनंद फानंद में एक एनडीए की बैठक हुई थी। उस बैठक में फिर से इन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही नेता होंगे और वही मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। लेकिन जो महानुभाव भारतीय जनता पार्टी के नेता कल ये बोल रहे थे, आज फिर किसी जगह पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि नहीं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो बड़े लोग दिल्ली में बैठ के करेंगे। तो कुल मिला के जो तमाम जो ये एक खेल शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे की तरह बनाया जाएगा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे जी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएगा सरकार बनने के बाद। तो ये परिस्थितियों पे जबरदस्त चर्चा चल रही है बिहार के अंदर कि कहीं नीतीश जी शिंदे न बन जाए, एकनाथ शिंदे न बन जाए। तो लेकिन ऐसा है कि हम लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे तो है नहीं। एकनाथ शिंदे उद्धव साहब के बाला साहब के शिष्य होते थे, उनकी सरकार में मंत्री होते थे, बगावत करके बन गए। नीतीश कुमार लगभग लगातार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव जैसे कद्दावर नेता के साथ बगावत करके जब वो बाहर निकले और भाजपा से समझौता किया और भाजपा समझौता करके वो इस शर्त पे आए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार एक ऐसे भी नेता है जो लेफ्ट राइट बीच वाले दल सबके साथ मतलब कि वो एक आलू की तरह शामिल हो जाते हैं, हर तरह के सब्जी में वो बन जाते हैं, सब्जी मिक्स वेज के बड़े अच्छे मटेरियल है नीतीश कुमार जी। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी के पास ऑप्शंस खुले भी हैं। तो ये जो एकाएक जो क्यास लगाए जा रहे हैं और इसी क्यास के बीच लगातार जो ये बाबा साहब वाला विवाद हुआ है जिसका बिहार में निश्चित रूप से एक राजनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा पड़ेगा। और उस पे बड़ी दिलचस्प बात है कि जदयू ने अभी तक कम से कम अमित शाह जी को डिफेंड नहीं किया है, अगर खुल के नहीं आए तो डिफेंड भी नहीं किया है। और जीतन मांझी तो चलिए जो बोल रहे हैं वो बोल ही रहे हैं, लेकिन और कोई दलित नेता अभी सारे बाकी जो बिहार के दलित नेता है चुप्पी साध रहे हैं, चिराग साधे हुए पासवान हैं, का भी तेल डूब स्टेटमेंट गए। आया है। अच्छा, उनका आ चिराग गया? पासवान का कल ही आया। हाँ, अच्छा कल ही आ गया। तो अभी जो है जदयू की तरफ से जो चुप्पी है तो वो देखने वाली बात होगी कि आगे जदयू इस मामले पे क्या स्टैंड लेता है। तो फिर तो फिलहाल तो मतलब कि ये है कि नीतीश कुमार की चुप्पी से लोग ज्यादा परेशान हैं कि कभी को लोग कुछ लोग कहते हैं बहुत बीमार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो भूल जा रहे हैं, कुछ लोग अफवाह ये भी उड़ा रहे हैं जो खास करके जो इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हो जाते हैं, वो तो किसी को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, पहचान भी नहीं रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, मैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह बने थे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। उससे पहले राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब कल्याण सिंह को हटाया गया था तो राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो राम प्रकाश गुप्ता एक बहुत ही मतलब कि अच्छा फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री थे, खूब फैसले लिए जा रहे थे, अच्छा फैसला ले रहे थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ, उनके खिलाफ बाजार में एक चर्चा गर्म हो गई और चर्चा कोई विरोधी दल ने नहीं फैलाया था। चर्चा ये फैलाया गया कि राम प्रकाश गुप्ता को भूलने की बीमारी हो गई है, तो भूल जाते हैं। दफ्तर में एक दिन अपने ओएसडी को ही नहीं पहचान पाए, उन्होंने ओएसडी से पूछ लिया आप कौन? तो ओएसडी साहब ने कहा जनाब तो हम तो आपके साथ पिछले 2-3 महीने से एज ए ओएसडी काम कर रहे हैं। ये बड़ी सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही एक वर्ग ने बड़ी तरीके से फैलाया कि राम प्रकाश गुप्ता जी बहुत भूल रहे हैं, कैसे इतने बड़े प्रदेश को चलाएंगे, उनको भूलने की बीमारी हो गई। और वो बेचारे 6-7 महीने में हटा दिए गए। कल्याण सिंह जी के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे और राजनाथ सिंह जी सीएम बन गए। तो लगभग राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ जो एक प्रचार हुआ था कि उनको भूलने की बीमारी है, वो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के अफवाह नीतीश कुमार जी के बारे में भी लगातार उड़ाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में तमाम क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये तो अभी मुझे कुछ अफवाह ही नजर आ रहा है, सामान्य रूप से ऐसे अफवाह उड़ाए जाते हैं और नीतीश कुमार जी जब चुप्पी साध लेते हैं तो कुछ खतरनाक खेल भी होने के संकेत आ जाते हैं।
अभी देखिए अगले 2-4 दिनों में पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति में क्या होगा 5 दिनों में, क्योंकि जिस ढंग से अमित शाह जी ने बयान दिया, फिर अमित शाह जी के बाद प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था उसने जो बयान दिया, और फिर आज जिस ढंग से उन्हीं नेताओं ने जो बयान दिया कि जी नेतृत्व का जो मसला है, आगे बिहार में कौन नेतृत्व करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या बोलें, तो हाँ ये बड़े लोग ही फैसला लेंगे। फिर जो बिहार यूनिट के जो नेताओं ने जो पलटी मारी है आज, तो मुझे उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ये दूरी बनाना चाह रहे हैं, कि नीतीश कुमार को पहले ही संकेत दे रहे हैं कि आप हट जाइए। लेकिन नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं? क्या वो एकनाथ शिंदे बनने के लिए तैयार हैं? मुझे अभी इसकी संभावना पे थोड़ा सा ये ऐसी इस तरह की संभावना पे मुझे थोड़ा सा शक है। एनडीए सरकार की 2 बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और आपने कहा कि अभी बाबा साहब अम्बेडकर पे जो कंट्रोवर्सी हुआ, तो सरकार के पक्ष में नहीं बोला, लेकिन उनके विपक्ष में भी नहीं बोला उन्होंने। अभी कोई आधिकारिक स्टैंड आया है? नहीं, नहीं आया है तो क्यों? बिहार जैसे वाइब्रेंट प्रदेश में जहाँ की विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, हम के अध्यक्ष मांझी साहब चिराग ने सरकार के पक्ष में बयान दिया है और जेडीयू की चुप्पी है। इसके क्या मायने लगाए जाए? देखिए मेरा ये मानना है कि जो चिराग पासवान जो हैं, उन्होंने पीछे शायद एक तैयारी की है, या ये सूचना आ रही है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। और खुद वो विधानसभा चुनाव लड़ने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि अगले की हाँ, ख्वाहिश मंत्री बनने की भी होगी, मुख्यमंत्री। अगर वो हुँ, विधानसभा चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। पीछे एक सूचना ये भी आई कि वो मुख्यमंत्री के भी नजदीक हो रहे हैं, नीतीश कुमार भी उनको अपने साथ काफी लगा रहे हैं। और पीछे और अम्बेडकर जो बाबा साहब के बाद लेकर जो उनका जो स्टेटमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को भी नाराज नहीं करना चाहते, जो केंद्र में जो सरकार बनी। हुँ, तो हुँ, वो दोनों तरफ संतुलन करके वो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने नजर रख रखी हो। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, बेशक चिराग पासवान ने अभी गुड लिस्ट में आने के लिए सरकार को डिफेंड किया हो, केंद्र की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर तभी स्वीकार कर सकती है कि जब वो खुद अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दें। हुँ, हुँ, अगर वो सोचते हैं कि हम एकनाथ शिंदे की तरह हम बहुत लकी हो जाएंगे, तो मुझे ही मुश्किल लगता है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जदयू की जो दूरी है, जदयू की दूरी के कारण है कि जदयू अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति करती रही बिहार के अंदर, हुँ, और नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं एक सेगमेंट में आज भी पकड़ है महादलित और अति पिछड़ों। तो कहीं और तो नीतीश कुमार या उनके जो सहयोगी है पार्टी के अंदर, वो पार्टी के अंदर अभी कुछ न कुछ अभी आगे की संभावनाओं को देख रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, क्योंकि चुनाव अब अगले साल है। तो देख रहे होंगे कि पहले पब्लिक ओपिनियन देखा जाए कि इस पे इम्पैक्ट क्या है, जो सारा कंट्रोवर्सी हुआ है, क्योंकि सरकार में शामिल है, उनके कुछ लोग मंत्री भी हैं, तो वो नहीं हुँ, चाहते कि अगर हम इमीडिएट कोई स्टैंड लेंगे तो कहीं ऊपर कोई कंट्रोवर्सी न क्रिएट किए हो जाए हमारे जो मंत्री हैं। और नहीं, अगर खुल के हमने सरकार का सपोर्ट कर दिया, तो जो बिहार में अगर फ्यूचर में कोई रणनीति उनको बनानी पड़ गई बीजेपी से अलग होके, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो एक दुविधा उनके सामने है। देखिए नीतीश कुमार के साथ एक और भी चीज है कि नीतीश कुमार के साथ जो क्लोज लीडरशिप इस समय है, जो क्लोज है, ये बड़ा देखने वाली बात होगी कि उनके क्लोज में हुँ, 4 लोग माने जाते हैं, ललन सिंह, और अपने क्या कहा जाता है, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक कुमार चौधरी। हुँ, तो जो चौधरी साहब जो है, 2 चौधरी साहब जो है, एक विजय कुमार चौधरी और अशोक कुमार चौधरी, ये दोनों कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। अगर पूर्व में हुँ, देखेंगे हुँ, तो कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड कांग्रेस रहा है। और जो संजय झा है या ललन सिंह है, ललन सिंह तो नीतीश जी के पुराने दोस्त है, संजय झा का जो बैकग्राउंड है बीजेपी। और पीछे संजय झा ने जब अपने दिल्ली स्थित आवास, जो सरकारी आवास मिला और उस पे जो उद्घाटन उन्होंने किया, वहां पूजा वूजा की और तमाम लोगों को बुलाया था, तो उससे नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। हुँ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आए हुए थे,
और बिहार में नीतीश कुमार के नजदीकी लोगों में एक सिर्फ श्रवण कुमार वहां उपस्थित थे, जो मेरी जानकारी है। तो जी। उससे नीतीश कुमार की दूरी बनाने को लेकर भी तमाम प्रयास लगाए गए। हालांकि संजय झा को उन्होंने अध्यक्ष तो बना दिया था राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन संजय झा की जो बीजेपी से नजदीकियां हैं उसको लेकर जी। तमाम सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के साथ ही रहे हैं, बाद में वो संजय झा इनके साथ गए, जेडीयू के साथ। धर्म सिंह जो है बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी के नजदीक है, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मुसलमान तो जदयू को वोट करता नहीं है। तो ये सब तमाम परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार के इर्द गिर्द खांटी उनके आइडियोलॉजी वाले बंदे कुछ दिख नहीं रहे हैं, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। तो नीतीश कुमार इन परिस्थितियों में क्या फैसला लेंगे, ये बेहतर नीतीश कुमार ही जानते हैं जी। कि वो आगे क्या फैसला लेंगे, और क्या वो मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत गंभीर अभी भी है कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, या सत्ता वो आगे हस्तांतरित करना चाहते हैं किसी को। तो सत्ता हस्तांतरित अगर करने की स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी नजर रखी होगी कि अब बिहार पे कभी वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आया, तो ये इससे सुखद मौका नहीं मिल सकता कि बिहार में भाजपा का शासन हो। तो वो चाहेगी किसी न किसी ढंग से कि सत्ता पे वो काबिज हो जाए। अब देखिए, तो एक बात तो ये नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर, तो नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर सवाल उठ रहा है, और अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य में वाकई में कोई समस्या है या अफवाह है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर समस्या है तो भाजपा इस मौके को कभी भी जाने देने नहीं चाहिए कि भाजपा के हाथ से ये मौका निकल जाए। तो ये सारी बिहार परिस्थितियां भी बिहार में बनी हुई। अभी अशोक चौधरी का बयान आया है, वही मैं देख रहा था जी कि जी विपक्ष गृह मंत्री के पक्ष में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि विपक्ष जो है गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं होगा। अशोक चौधरी का बयान है और टिप्पणी की है उन्होंने राहुल गांधी पे भी, विपक्ष पे भी, और ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक चौधरी जी। ये हाँ, क्या है, देखिए, दलित कांग्रेस के दलित प्रदेश मंत्री से अध्यक्ष है कह। अशोक चौधरी, रह चुके हैं। इनके पिताजी बहुत सीनियर नेता होते थे कांग्रेस के, महावीर चौधरी के बेटे हैं ये, और खानदानी कांग्रेसी है। लेकिन देखिए, कांग्रेस में तो एक बड़ी दिलचस्प 1990 के बाद, 2000 के बाद ऐसी स्थितियां आई कि कांग्रेस ने जिन पे भी भरोसा किया वो सारे जो है वो भगवामय हो गए। राहुल गांधी के करीबी लोग भगवामय हो गए, क्या जतिन प्रसाद हो गए, क्या आरपीएन सिंह हो गए, क्या रवनीत सिंह बिट्टू हो गए, क्या मिलिंद देवड़ा हो गए, मतलब सिंधिया कि जो राहुल गांधी सिंधिया ज्योतिरादित्य हो गए, सारे यंग यंग, जो एक तुर्क राहुल गांधी ने बना के सामने रखा था कि हम मनमोहन सिंह के जो एक कह रहे थे कि एक जनरेशन ट्रांसफर जब होगा, पावर का ट्रांसफर जब कांग्रेस में होगा, तो राहुल गांधी के पास एक बहुत यंग और युवा और एनर्जेटिक और उत्साही टीम होगा, और उस टीम में 7-8 बंदे राहुल गांधी के साथ दिखते थे। ये ऐसे भागे कि अपना जो कांग्रेस का पूरा झंडा छोड़ के सीधा भगवा झंडा पकड़ के जिस तरह से भागे, तो अशोक चौधरी का कांग्रेस में से जदयू में जाना तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और अब तो अशोक चौधरी भगवा जो सिस्टम है उसके रिश्तेदारी हो गई है उनकी, जो मतलब कि आरएसएस और राम मंदिर से जुड़े हुए जो बिहार के जो एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर कुणाल किशोर साहब, कुणाल उनकी उनकी समझी रिश्तेदारी होगी। है किशोर कुणाल साहब से, और वो हनुमान मंदिर पटना के पास सामने बनवाया है उन्होंने। और इतने बड़े मतलब कि हिंदू परिवार जो एकदम राम भक्त परिवार के यहाँ उनकी रिश्तेदारी हो गई। फिर उनकी बेटी को टिकट भी अशोक चौधरी जी को मिल गया, और अब बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी जी किसी भी कीमत पे अपने दामाद को टिकट दिलवाना चाहते हैं, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं जो कुणाल साहब के बेटे हैं। और वो चाहे जदयू से टिकट मिल जाए, चाहे भाजपा से मिल जाए, जहां से मिल जाए, विधानसभा चुनाव में उनको उतारना चाहते हैं। तो मुझे मानना है कि वो अमित शाह को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको उसका लाभ मिल सकता है आगामी विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी भी उनको टिकट दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को तो एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। एक राम भक्त के जो बेटे हैं, और एक जदयू के सीनियर लीडर के दामाद हैं वो। तो ये जो सारा जो कैलकुलेशन है राजनीति में, वहां पे आइडियोलॉजी का कोई मसला रहा ही नहीं है, सिर्फ पावर मसला होता है। और पावर जो होता है, तो पावर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक बड़ा अच्छा चीज हो गया है
कि अगर आप पावर को ले रहे हैं, अगर आपको पावर मिलता है तो उस पावर का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए नहीं होता, पावर का इस्तेमाल मोर पावर को ग्रैब करने के लिए होता है। जिस पावर पे को लेकर आपको पावर मिलता है, उस कुर्सी पे बैठते ही जैसे ही आपके हाथ में पावर मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कि और ज्यादा पावर को अपने हाथ में लें। मतलब कि आप डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन करते हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो वो जो है कि आप अशोक चौधरी जिसको कहिएगा कि कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास पावर है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं बिहार सरकार के। एक पावर मिला तो उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने अपने दलित समाज या पासी समाज के उत्थान के लिए नहीं किया। उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल किया अपनी बेटी को पावर दिलवाने के लिए। तो उनकी बेटी को पावर मिल गया, समस्तीपुर से सांसद हो गई लोक जनशक्ति पार्टी से। जदयू से भी नहीं मिला, कांग्रेस से भी नहीं लिया, भाजपा से भी नहीं लिया, तो लोक जनशक्ति पार्टी से ले लिया, जो एनडीए गठबंधन का एक पार्ट था। ठीक है। अब उसके बाद उस पावर को मिलने के बाद बेटी को जब पावर मिल गया तो फिर एक तीसरा पावर ग्रैब करने की उनकी प्लानिंग होगी कि उनके दामाद को भी मिल जाए। तो ये पावर को सेंट्रलाइज करने का, पावर पाके पावर को और ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज करने की जो टेंडेंसी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके एक छोटा सा उदाहरण है अशोक चौधरी। तो मेरा ये मानना है कि इस मामले में थोड़े से नीतीश कुमार ठीक है कि उन्होंने पावर को ग्रैब करके, पावर के भूखे वो भी हैं, पावर मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन पावर ग्रैब करने के साथ ही मोर पावर, और ज्यादा पावर ग्रैब करने के लिए बहुत लालायिक नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को राज्यसभा में नहीं भेजा है, उनके बेटे को अभी तक, आगे हो सकता है भेज दे तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने बेटे को चुनाव भी नहीं लड़वाया है। अभी तक उन्होंने अपने बेटे को राज्यसभा में भी चाहते तो आसानी से भेज सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। लालू जी ने अपने बेटी को राज्यसभा भेजा है, फिर लोकसभा में चुनाव लड़वाया, फिर दूसरी बेटी को भी सारण से टिकट दिया। तेजस्वी यादव ऑलरेडी विधानसभा में है, तेज प्रताप यादव ऑलरेडी विधानसभा में है, रबड़ी देवी ऑलरेडी विधान परिषद में है। तो पावर लेके पावर को और ग्रैब करने की टेंडेंसी का बिहार में बहुत ज्यादा विरोध हुआ नहीं है, और नीतीश कुमार अगर ये करना चाहेंगे तो उनको कोई रोकेगा भी नहीं और ना कोई सवाल उठाएगा। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस चीज से डिस्टेंस बनाए हुए हैं, और वो बाकी जो उनके आसपास के लोग हैं वो तो चलिए पावर ग्रैब कर ही रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अशोक चौधरी हो, चाहे ये भी जितने लोग हों जो बिहार के दलित नेता हैं, वो पावर को छोड़ नहीं सकते और उस पावर में बैठ के और पावर ग्रैब करना चाहते हैं। अगर आज की डेट में अमित शाह को अगर डिफेंड करेंगे तो जीतन राम मांझी को कितना बड़ा लाभ होगा। जीतन राम मांझी खुद मंत्री है केंद्र में, बेटा एमएलसी है, बिहार सरकार में मंत्री है, समधन जो है उनकी एमएलए है, अब बेटे की वाइफ भी एमएलए बन गई। अब अगले उसमें जो अभी चुनाव होगा बिहार विधानसभा में, तो मोर पावर जो है, ज्यादा पावर को और ग्रैब करने के लिए वो क्या करेंगे कि अपने दामाद को कहीं से टिकट दिलवाएंगे, कि उनको भी एक दे दो। अमित शाह को डिफेंड करने के फायदा तो होगा ना, कि भाजपा से 1-2 सीट तो छुड़वा सकते हैं ना अपनी फैमिली को लिए। तो ये एक मान के सकते हैं कि जो दलित पॉलिटिक्स का भी एक जो है सही चेहरा सामने नजर आ रहा है भारत के अंदर। तो उसमें बिहार के नेता बहुत अग्रणी है कि वो अपने अपने हिसाब से अपने फैमिली के लिए इस मौके का इस्तेमाल करेंगे कि देखिए हमने आपको उस समय डिफेंड किया था जब आप गर्दिश में थे। कहेंगे ये कि जब आप गर्दिश में थे कोई दलित नेता आगे नहीं आता, देखिए हम आए थे गठबंधन, हमने अम्बेडकर साहब को छोड़ दिया, हमने बाबा साहब को छोड़ दिया, हम आपके लिए खड़े रहे, तो क्या इसका आप हमें कोई रिवार्ड नहीं देंगे? तो कहेंगे ठीक है हम आपको रिवार्ड दे रहे हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए, हमको एक दामाद को टिकट दे दीजिए, हमारा और एक आध कोई रिश्तेदार है उनको टिकट दे दीजिए। तो ये एक सिस्टम जो है, सब लेन देन की पॉलिटिक्स है, हम आपको यहाँ दे रहे हैं, यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, आप हमें यहाँ दीजिए। एक आखिरी सवाल, एनडीए, बिहार और देश, बीजेपी अपने सहयोगियों को पूरे देश में झटका देती रहती है, लेकिन बिहार में उनके सहयोगी उनको झटका देते रहते हैं। इतना कोशिश के बावजूद वो नीतीश कुमार को पकड़ नहीं पाए और अभी इतनी ताकत नहीं कि अपने बल पर सरकार बना ले। क्या खास बात है बिहार में और नीतीश कुमार में? देखिए मेरा ये मानना है कि एक तो है कि बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयोग किए। भारतीय जनता पार्टी पहले आंकड़ों की राजनीति करती थी, और सामान्य रूप से भाजपा में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का एक डोमिनेटिंग पोजीशन होता था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत पिछड़ों को भी
जगह दिया, दलितों को भी जगह उन्होंने दी है। लेकिन बिहार में एक ऐसा सोशल मतलब कि सामाजिक ढांचा का बनावट ऐसा है कि उसके बावजूद उनको उसमें सफलता नहीं मिली। और बिहार में महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से पोजीशन इसलिए भी खराब है कि बिहार में हर जाति का एक नेता है। एक बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे आ गई कि समग्र हिंदुत्व को जो उनका जो समग्र हिंदुत्व का जो एक जो हथियार है, उससे वो जातिगत जो नेता हैं उनको तोड़ने में विफल रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ जी कि आप चाहे जितना यादव किसी को चेहरा खड़ा कर दीजिए बिहार के अंदर, लेकिन यादव अभी तक 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव को ही नेता मानने को तैयार है और किसी को मानता नहीं है। इसी हिसाब से यही होगा कि आप चाहे नीतीश कुमार के पैरेलल किसी कुर्मी को खड़ा कर दीजिए और उत्तर प्रदेश से जो है अनुप्रिया पटेल को ले जाके बिहार में खड़ा कर दीजिए, देश भर के सारे कुर्मी नेता आप खड़ा कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के भी एक बहुत सीनियर कुर्मी नेता भारतीय जनता पार्टी को थे, तो उनका मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सांसद भी रहे हैं, तो अगर उनको आप भेज दीजिए तब भी वो बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी ढंग से जो दलित पॉलिटिक्स में है, दलित पॉलिटिक्स में तो प्योर दलित का कोई नेता है नहीं। वहां जितने दलित के डोमिनेंट कम्युनिटी है सबके एक इंडिविजुअल नेता है, और उस जाति में आपको जब वो नेता खड़ा हो जाएगा तो वहां पे घुसपैठ करने में मुश्किल होगी। जैसे आपने ये दो रामविलास जाति के पासवान जी, लीडर्स हैं, दो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, दो नेता हैं बड़े, चिराग पासवान है और जीतन राम मांझी है, जीतनराम और कोई मांझी, नेता नहीं। हम्म और कोई नेता तो जीतनराम मांझी। अब देखिए चिराग पासवान कह लीजिए कि चिराग पासवान के पैरेलल बीजेपी ने वहां पूरी राजनीति करने की कोशिश करी। सबसे आपको याद होगा कि किसी जमाने में उन्होंने संजय पासवान को केंद्रीय मंत्री भी बनाया था वाजपेयी जी की सरकार में। फिर उसके बाद संजय पासवान उस लेवल पे चिराग पासवान या रामविलास पासवान के विकल्प नहीं बन पाए। उस समय रामविलास जी जिंदा थे, भाजपा का वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखिए कि जब बहुत कुछ गड़बड़ हो गया तब इन्होंने चिराग के जो चाचा जी हैं पशुपति कुमार पारस को ही तोड़ने की कोशिश करी, फिर भी सफलता नहीं मिल पाई। तो पासवान वोटर जो चिराग पासवान के पास जो है, और रामविलास पासवान का जो नेतृत्व रहा उसके बाद वो उनके बेटे को ही अभी नेता मानने को तैयार है, कोई दूसरे पासवान को नेता मानने को तैयार नहीं। तो बिहार में एक जो जातीय जो बनावट और जो एक जातीय जो वो है उसको क्या बोलते हैं सामाजिक रूप से, मतलब कि प्राइड, और प्राइड के साथ उनका जो एक लीडरशिप का जो साथ जो जुड़ाव हो जाता है, उसको बीजेपी का हिंदुत्व नहीं तोड़ पाया। उत्तर प्रदेश में तोड़ा है, हाँ, वो बीजेपी को बिहार में एक सफलता ये सब जरूर मिली है कि बीजेपी ने बहुत ही तरीके से दबंग ओबीसी के खिलाफ पिछड़ी जातियों को में पैठ बनाई है। पिछड़ी जातियों के बहुत सारे कुछ जातियां बीजेपी को वोट करती है, लेकिन वहां पे भी नीतीश कुमार उनके लिए हर्डल है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अति पिछड़ों में आज भी प्रभाव रखते हैं। आज भी नीतीश कुमार का प्रभाव आप पूरी तरह से जीरो नहीं कर सकते। आज भी 50% अति पिछड़ा नीतीश कुमार को लाइक करता है। ठीक है, बीजेपी का भी वहां घुसपैठ हुआ है, दलितों में भी घुसपैठ हुआ है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि सारे दलित 80% दलित 80% अति पिछड़ा भाजपा के साथ है, तो बिहार में अभी ये संभव नहीं है। हाँ, बिहार में बीजेपी के साथ अभी भी अगड़ों का 90% जो एक जमावड़ा है अगड़ों के साथ है। तो ये इस परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं बिहार के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को अभी नीतीश कुमार मजबूरी है। अब वही भाजपा देख रही है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र की तरह कोई गेम हो जाए, और ये गेम तभी होगा जब नीतीश कुमार इनसे 70-80 सीटों पे समझौते में मान जाए। अगर नीतीश कुमार अड़ गए कि हमको 110 सीटें चाहिए, 115 सीटें चाहिए, तो ऐसे में भाजपा के लिए फिर अपने दम पे 100 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा जी और नीतीश कुमार इस मामले में अभी समझदारी दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने थोड़ी सी चिराग पासवान को भी हवा दे रखी है। पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को काफी नुकसान किया था। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो दलित पॉलिटिक्स में जो दो धुरी बिहार के अंदर बने हुए हैं, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, ये दोनों में आपसी भिड़ंत होता रहे। और आपसी भिड़ंत में वो है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार ये भी बोल सकते हैं, अरे भाई हमारा तो अंतिम समय है, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम तो अब राजनीति से संन्यास ही लेंगे, तुम सीएम क्यों नहीं हो सकते, बिहार को दलित सीएम क्यों नहीं मिल सकता है। तेजस्वी यादव भी सीएम बनने के चक्कर में कि नीतीश कुमार पावर ट्रांसफर करेंगे चले गए थे साथ में। तो नीतीश कुमार इस तरह के खेल भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज भी
2025 में भी इंडिपेंडेंट वो स्थिति में नहीं आ सकती जो इस स्थिति में महाराष्ट्र में वो आई थी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 3 सहयोगी जो है, जीतनराम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो और नीतीश कुमार हो, तीनों को साथ में लेकर चलना बहुत बड़ी मजबूरी है। नहीं लेकर चलेंगे तो भाजपा को नुकसान। और इनके जी। पास विकल्प है, चिराग पासवान के पास, चलिए चिराग तो भी केंद्रीय मंत्री है, लेकिन बिहार में एक विकल्प खुला हुआ है कि अगर इनके साथ कोई दिक्कत आती है तो ये आरजेडी की तरफ भाग सकते हैं, उधर जा सकते हैं। तो इन सारे विकल्पों के कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत क्या कहा जाता है, संभल कर फैसला लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस ढंग से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाया गया और उसके बाद जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने ये 2-3-5 दिनों में जो रवैया दिखाया है, खास करके गृह मंत्री जी ने और उसके बाद बिहार प्रदेश के जो नेतृत्व है, आज जैसे जो बिहार प्रदेश के नेतृत्व के कुछ लोगों ने फिर कल से पलटी मारी है, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में घूम रहा है कि अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में कोई गेम खेला जाए। ये लेकिन अभी जो क्या कहा जाता है, लोकसभा के अंदर जो ये संसद में जो बाबा साहब वाला जो विवाद हुआ है, उससे बीजेपी जरूर डिफेंसिव हुई है और उससे पहले बीजेपी दिल्ली चुनाव का भी थोड़ा परिणाम देखना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में लेकिन ये घूम रहा है कि अब मौका है कि 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री हो। तो अब इससे नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे, इससे तेजस्वी यादव कैसे निपटेंगे, ये आने वाला आपको हमको लगता है कि महीने एक में क्लियर भी हो जाएगा, महीने 1.5 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। और बीजेपी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की फिराक में है और बीजेपी की चुनौती ये है कि बिहार में जो जातीय ध्रुवीकरण है, उसका बीजेपी का हिंदुत्व का काट वहां चल नहीं पा रहा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।